मुझे मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात हैं बखूबी आप लोग जानते ही होंगे कि किस कदर जो है मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाने की पूरी कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। कहीं मुसलमानों की मस्जिदों को जो है टारगेट किया जा रहा है, कहीं मदरसों को तो कहीं दरगाहों को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि संभल की शाही जामा मस्जिद को पहले जो है इन लोगों ने निशाना बनाया और उसके बाद जो है अब इन लोगों ने ऐसी जगह पर हाथ डाल दिया है जहाँ से इनका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बारगाह है, यानी कि हिंदुस्तान के जो राजा हैं ख्वाजा गरीब नवाज, आपकी बारगाह में इन लोगों ने मंदिर होने का दावा किया है। ये लोग नहीं जानते हैं कि ये दुश्मनी इन लोगों को बहुत महंगी पड़ सकती है। जी हाँ, वहीं पर हम आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम आपको मुसलमानों के ऐसे लीडर्स जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के माहौल को बदल सकते हैं, यानी कि चारों तरफ जो नफरतें फैलाई जा रही हैं उसको मोहब्बत में ये लोग पूरी तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बयान सुनाऊंगा सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का। जी हाँ, उसके बाद ज़ियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने बेबाकी के साथ मुसलमानों के लिए जो है बोला है और आज के दौर में जो मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है उस पर बहुत ही अच्छी तरह से जो है संसद में बोला है। जी हाँ, आइए देखते हैं सबसे पहले हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये प्यारा वीडियो। दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्ट प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU. This government went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status.
This House voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था माननीय सभापति जी? सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की सभापति जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग हाँ दोस्तों, ये जो बयान था ये जो है ज़ियाउर रहमान वर्क जो कि संभल के एमपी हैं, इन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जब मैं संभल में उस दिन मौजूद ही नहीं था फिर भी मुझ पर जो है FIR दर्ज की, फिर भी मुझ पर मुकदमा दायर किया गया है। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो कि बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं। इसी तरह से मुसलमानों को जो है संसद में क्या हर जगह इसी तरह से आवाज़ उठाना चाहिए। यकीनन इस तरह से अगर मुसलमान हर जगह पर खड़े रहेंगे तो कभी कोई जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की नफ़रती भाषा, नफ़रती जो स्पीच है वो इस्तेमाल नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अब आइए सुनते हैं इकरा हसन जी का बयान, जिन्होंने बयान दिया है वो भी काबिल तारीफ़ है। आइए सबसे पहले हम इस बयान को सुनते हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ। वो जलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। थैंक यू वेरी मच सर। मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया, मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं।
महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 हेड स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताए, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर है, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और सर आप कंटिन्यू करो। वो चलाते रहे हमारे आशियाने। सर वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो चलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। किसी के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का अधिकार मिला। मान्यवर 2 मिनट। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें अधिकार मिला। आज हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वक्फ के नाम के ऊपर, वक्फ के नाम पे हमारी संपत्ति छीनने की साजिश की जा रही है। आज हमें पूरे तरीके से जगदम्बिका पाल साहब ने हमारे माननीय नहीं अभी बैठो सुनो, सुनना भी रखो। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि आज जिस प्रकार से इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक सबसे बड़ा उदाहरण मनोज परमार नाम का आदमी जो कारोबारी था, उसके बच्चों ने राहुल जी को उनकी यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई, उसने सुसाइड किया, अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। जी हाँ दोस्तों और साथियों, तो इन सारे लीडरों का जो बयान था वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ बयान था। हम तहे दिल से इन सभी लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है और इनकी आवाज़ रायगा ना जाएगी। इनकी आवाज़ यकीनन जो है, इनकी आवाज़ का असर पूरे हिंदुस्तान में होगा। हिंदुस्तान की सरकार में इसका असर ज़रूर होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।